नमस्कार साथियों। हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखें भी, जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 4 प्रकार की एप्लीकेशन पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी एप्लीकेशन हमारी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। अब बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन। तो तीसरी एप्लीकेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे साइट ऑफ प्रोटोनेशन और उसके बाद में ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट। तो ये इफेक्ट पढ़ेंगे इसमें अपने एसिडिक एंड बेसिक नेचर में। और चौथा जो अपना एप्लीकेशन है वो है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर से। तो नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्या है? बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो भी, जब भी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बंद की सामर्थ्य बढ़ती है बंद क्रम बढ़ने से। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जब बंद सामर्थ्य बढ़ जाती है तो बंद सामर्थ्य का मतलब बंद को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बॉन्ड एनर्जी के। क्योंकि बंद क्रम बढ़ेगा तो बंद सामर्थ्य बढ़ेगी और बंद ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। फिर देखो अभी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? बॉन्ड लेंथ के। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। बंद लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। अब देखें भी, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल बैरियर के। रोटेशनल बैरियर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो रोटेशनल बैरियर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईज ऑफ रोटेशन, घूमने की सुगमता कि ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हमारे पास कोई एक स्पीसीज है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब रेजोनेंस इंक्रीज होता है, जब रेजोनेंस इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो जाती है। अनुनाद बढ़ेगा तो अनुनादी संरचनाएं भी क्या होगी? बढ़ेगी। और फिर जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं और बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार देखो भी, अब हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें सिंगल बॉन्ड जो है उसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड के करैक्टर आ गए हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो है यहां इसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा, एज रेजोनेंस इंक्रीज, तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अनुनादी संरचनाएं भी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ रहे हैं और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बंद क्रम बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया यहाँ पे और बॉन्ड लेंथ फिर क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है।
अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बंद क्रम निकालने की गणना कैसे हम इसको निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखो अभी क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर तो लिखेंगे दो बंधित परमाणुओं के बीच में जितने सहसंयोजक बंध है सभी अनुनादी संरचनाओं में, उसमें भाग लगा देंगे सभी अनुनादी संरचनाओं का। तो क्या समझे, हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कुल सहसंयोजक बंध है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन टू बॉन्डेड एटम, इन बिटवीन गिवन टू बॉन्डेड एटम। तो दो बॉन्डेड एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी में दो बंधित परमाणुओं के बीच में सभी कोवलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसका भाग लगा देंगे, सभी अनुनादी संरचनाओं का। तो डिवाइडेड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो अब हम इसमें एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने यहां पे सबसे पहला एग्जांपल लिखा है CO3-2 आयन का। CO3-2 आयन में हमें कार्बन ऑक्सीजन का बीच बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन CO3-2 आयन, CO3-2 आयन में। तो इसके लिए देखो भी हम यहां पे सबसे पहले इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। CO3-2 आयन की ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनाई है। देखो बना रहे हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई और इसी प्रकार ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने बना ली है तो अब हमें यहां पे कोई भी एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को हम सर्किल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को सर्किल किया और अब हमें क्या देखना है कि इन तीनों संरचनाओं में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहले स्ट्रक्चर में 2, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और तीसरे में 1। तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या लिखेंगे, तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि 2 + 1 + 1 में भाग लगा देंगे। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है तो 4/3 तो कितना आ जाएगा, 1.33। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल देखो भी, हम यहां पे ClO4- आयन की बात करेंगे, पर क्लोरेट आयन। इसमें हमें क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैलकुलेट क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन ClO4- आयन पर क्लोरेट आयन में। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पर क्लोरेट आयन की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहां पे बनेगी, क्योंकि क्लोरीन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है यहां पे भी। इस तरह से हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए क्लोरीन से, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी है यहां पे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से, और इसके बाद में ये हमारी चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। तो देखो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है बनाने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते जाएंगे वैसे वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएगी और ये घूमता जाएगा बंद। अब हम इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम सर्किल कर लेते हैं और चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखेंगे भी क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में कितने टोटल कोवलेंट बॉन्ड है। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो है पहले में 1 है और बाकी तीनों में 2-2 है, तो 1 + 2 + 2 + 2 लिखेंगे और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है। तो इस प्रकार 7/4 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1.75 यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो CO2 में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैलकुलेट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन CO2।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे CO2 के बारे में, इसकी CO2 की जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमें यहाँ पे आनी चाहिए बनानी। तो CO2 में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो देखो अभी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये दे रखी है। अब यहाँ पे कैसे बनेगी? ये डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन CO2 में बनते हैं। और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? किसी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को सर्किल कर लेते हैं और इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल कैसे निकालेंगे? टोटल कोवलेंट बॉन्ड के नंबर निकालेंगे यहाँ पे। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पहले स्ट्रक्चर में 2 है, दूसरी स्ट्रक्चर में 3 और तीसरी में 1। तो यहाँ पे 2 + 3 + 1 और बटे में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो 6 बटे में 3, तो कितना हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर? यहाँ पे 2। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। SO4 - में हमें कैलकुलेट करना है SO बॉन्ड ऑर्डर। तो कैलकुलेट SO बॉन्ड ऑर्डर इन SO4 -। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, क्योंकि इसमें 4 सल्फर ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 4 प्रकार के बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी भाई। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे बना दी है। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें भी, इसी प्रकार ये इसकी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि डबल ये बॉन्ड जो है वो घूम रहे हैं, इस सल्फर के चारों ओर बॉन्ड को हमें घुमाना है। घुमाते घुमाते इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखें भी क्या करना है, किसी भी एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को हमें सर्किल करना है। इस तरह से हमने सर्किल कर लिया और अब हम इनमें कैलकुलेट कर लेंगे भी टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है और टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रही है यहाँ पे 4। और टोटल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो पहले 2 स्ट्रक्चर में 2-2 और लास्ट वाली 2 में 1-1 है। तो लिखेंगे 2 + 2 + 1 + 1 और बटे में 4। तो टोटल हमारा यहाँ पे आता है 6 बटे में 4। इसका मतलब 1.5 यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो भी, PO4 - में हमें फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैलकुलेट फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन PO4 - PO4 - में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसकी कितनी बनेगी? 4 बनेगी। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है वो बार बार घूमेगा, सभी ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में आएगा। तो इस प्रकार कुल मिला के यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये हमारी चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन गई भाई। ये देखो भी, चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमें क्या करना है? फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को हमें सर्किल करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को सर्किल करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहले में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में और चौथे में 1-1। तो यहाँ पे 2-1-1 बटे में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, तो 5 बटे में 4। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा? 1.25। तो इस प्रकार हमारा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है कितना? 1.25। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। NO3- आयन की बात करेंगे, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन में हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर की बात करने वाले हैं। तो कैलकुलेट NO बॉन्ड ऑर्डर इन NO3-। तो NO3- में हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले NO3- आयन की हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो सीधी सी बात है, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए नाइट्रोजन से, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी बहुत ही आसानी से। इस प्रकार ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस प्रकार ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार हमने तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बना ली है। तो देखो भी नाइट्रोजन
ऑक्सीजन के बीच टोटल यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है? यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो माइनस आयन जो है माइनस ये बार बार नाइट्रोजन के चारों ओर घूमेगा, तो इस प्रकार तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को सर्किल कर दिया है। सर्किल करने के बाद में हमें क्या देखना है कि इनके बीच में टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने, यहाँ पे 2 + 1 और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो 4/3। इसका मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.33। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें यहाँ पे। तो कैलकुलेट CCl बॉन्ड ऑर्डर इन ए क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? क्लोरोबेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो भी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्लोरीन कार्बन के बीच में आते हैं, तो इस प्रकार इसमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहां पे देखो इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और ये क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज जो है वो घूमेगा। नेगेटिव चार्ज यहां पे घूमता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इस प्रकार इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो अब समझे भी सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो कहां आएंगे? कार्बन और क्लोरीन के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे, और इस कार्बन पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस प्रकार ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे से आगे घूमता जाएगा इस बेंजीन रिंग पे। लेकिन ध्यान में हमें क्या रखना है कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन, केवल और केवल कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार 5 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं वो हम टोटल कर लेंगे, और इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 का भाग दे देंगे। तो देखो भी 1 + 2 + 2 + 1/5, तो यहाँ पे कितने? 8/5। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1.6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1.6 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो भी नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा आता है इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर वाया MOT। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी उस समय हमने ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था, और यहां भी हम इसको निकालना सीखेंगे क्योंकि हमारे बहुत काम आएगा ये अभी। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं कि इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, जो भी स्पीसीज हमें दी हुई है उसमें क्या कर लेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। फिर हमें क्या ध्यान में रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन को देखो भी, 14 इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब 14 से नीचे चलें या चाहे ऊपर चलें, हमें 0.5 कम करते जाना है। जैसे 14 से हम 13 पर आए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। फिर और नीचे आए तो 2, 12 का 2, फिर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसी प्रकार 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। फिर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 2, 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इस तरह से हमें ये ध्यान में रखने हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो भी हमें ध्यान में रखना है, CO+ आयन। तो CO+ आयन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 से 3.5 होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि O2 की बात करें तो ऑक्सीजन O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन जो है अभी ऊपर वाली टेबल के हिसाब से कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका? 2.0। फिर देखो N2, O2 + 2, CO और CN-। देखो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इनका कितना आता है? 3 आता है। और सबसे लास्ट में देखें भी B2 की बात करेंगे अपने। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 10 है, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार कुछ एक ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके हिसाब से हमें बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, अपने दिमाग में सेट करना है। 14 को हम याद कर लेंगे, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। फिर क्या करना है? 14 से 10 तक आएंगे तो 0.5 कम करते जाएंगे, और इसी प्रकार 14 से 18 तक आएंगे ऊपर तो भी
देखो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ यहाँ पे पूछा हुआ है और कुछ एक स्पीसीज दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें एमओटी के थ्रू जो हमने अभी ऑर्डर निकालना सीखा उसको ध्यान में रखते हुए वो लिख देंगे सीधा, और उसके अलावा अगर हो तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे कि O2, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस और O3 दिए हुए हैं, तो MO2 MOT के थ्रू जो है वो हम O2 का निकाल लेंगे, कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2 आएगा, और MOT के थ्रू जो है वो O2 2 माइनस का 1 आता है, और O2 प्लस 2 का कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 3, और O3 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, O3 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 2 प्लस 1 बटे में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो कितना आता है हमारा 1.5। तो इस प्रकार जो हमारा ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2 4 1 3। तो कहने का मतलब ये जो ऑर्डर लिखा है हमने बॉन्ड लेंथ का लिखा है, और जो बॉन्ड ऑर्डर का जो सीक्वेंस था उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। तो इस प्रकार हम बंद लंबाई यहां पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, अगले एग्जांपल में हमें यही निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, और स्पीसीज जो हमें दी हुई वो क्या दिए हुए हैं, CO, फिर CO3 माइनस 2 और CO2। तो इनका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो देखो भी CO में तो हम सीधा निकाल लेंगे, 3 बॉन्ड ऑर्डर MOT से हमने अभी सीखा है 3। अब CO3 माइनस में हमें क्या करना है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। CO3 माइनस 3 की हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पीछे बना के हमने निकाला भी था बॉन्ड ऑर्डर, इसका कितना आया था 2 प्लस 1 बटे में 3। तो इस प्रकार इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने टोटल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 का भाग देने से 1.33 आता है। और CO2 का भी हमने निकालना सीखा था, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने पीछे निकाला था, टोटल कोवलेंट बॉन्ड बटे में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कितना आएगा यहाँ पे 2। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऑर्डर जो आएगा इनका बॉन्ड ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा वो 1 3 और 2, ये इनका क्रम होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का जो क्रम है वो निकाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ एक स्पीसीज लिखी हमने, यहाँ पे कुछ एक मॉलिक्यूल्स या आयन दिए हुए हैं, जैसे कि NO, NO2, NO2 माइनस, NO प्लस और NO माइनस। अब यहाँ पे इनमें क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमसे पूछी गई है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो NO बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें MOT से जो हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे तो उनका सीधा तो MOT से निकाल लेंगे, और बाकी जो बच गया उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये सभी आयन या स्पीसीज हमने लिखे यहाँ पे, और इनका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है किस तरह से निकालना है। तो 2.5 और यहाँ पे 1.5, इसका 1.33 आता है, यहाँ पे 3.0 और NO माइनस का 2.0। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा हमारा 4 1 5 2 और 3 आता है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं अलग से कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखें भी यहाँ पे NO2 माइनस में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होगा, टोटल कोवलेंट बॉन्ड 2 बटे में 1 बटे में 2। अब देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, जैसे ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनमें हमें रोटेशनल बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हमें यहाँ पे रोटेशनल बैरियर के बारे में बताना है। अब एक बात को समझे भी, रोटेशनल बैरियर जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो भी ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा मैंने, यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हमें रोटेशनल बैरियर को बताना है। और इसी प्रकार ये तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हमने यहाँ पे। तो ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिखे हैं इनमें क्या बताना है हमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में रोटेशनल बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इससे पहले में ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि रोटेशनल बैरियर जो होता है वो
बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो रोटेशनल बैरियर बढ़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। यहां पे क्या समझे, यहां पे कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, यहां पे जितना रेजोनेंस बढ़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी इनमें, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे। और सिंगल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और इनका रोटेशनल बैरियर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें उतने ही ज्यादा सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे। और सिंगल बॉन्ड के करैक्टर जिसमें जितने ज्यादा होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब क्या हुआ, रोटेशनल बैरियर डिक्रीज हो जाना। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करें, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और फिर उसको कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रही है। और तीसरे कंपाउंड की बात करें तो इसमें तो और ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गई भी। देखें भी, पहले के कंपैरिजन में दूसरे में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे के कंपैरिजन में तीसरे में और भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। इसका मतलब इनमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा बढ़ रहे हैं। और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ने का मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनमें रोटेशनल बैरियर डिक्रीज हो रहा है। तो इनका क्रम क्या रहेगा, 1, 2 और 3। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, यहाँ पर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं, लेकिन इस बार इनमें रोटेशनल बैरियर जो पूछा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में नहीं है भी, वो कार्बन और बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात चली है यहाँ पे इस बार। तो इस बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बजाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो मैंने इंडिकेट कर दिया तीर का साइन लगा के, यहां पर हमें क्या बताना है, रोटेशनल बैरियर बताना है। तो जहां पे इनको एक तीर के साइन से इंडिकेट कर दिया गया है, उन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में हमें रोटेशनल बैरियर का बताना है। तो सीधी सी बात है, अब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो हम लिख क्या रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर अराउंड द इंडिकेट बॉन्ड। तो यहाँ पे इंडिकेट बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब रेजोनेंस बढ़ेगा इसमें, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ेंगे। इसका मतलब इन तीनों में जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा। और डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ना। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो रोटेशनल बैरियर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इन तीनों को कंपैरिजन करके देखें तो पहले के कंपैरिजन में दूसरे में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और दूसरे के कंपैरिजन में तीसरे कंपाउंड में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो इंडिकेट बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ रहे हैं। और डबल बॉन्ड के करैक्टर बढ़ने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ना, इसका मतलब रोटेशनल बैरियर का बढ़ना। तो इनका जो क्रम होगा वो क्या होगा,